डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम ना एक कॉन्सेप्ट है उसको सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट अगर होते हैं तो किस किस के ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाना चाहती हूँ, आप इन सेंटेंसेस को देखिए और आप मुझे आपको जो टारगेट करके बताना है। आज हम इस पोर्शन की बात नहीं करेंगे, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, ये और यहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया है, आज हम इनकी बात करेंगे, इनकी बात हम आज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, इसमें टीचर जो है ये क्या है। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ये इंग्लिश जो है ये क्या है। वह प्लेग्राउंड में खेल रहा है, प्लेग्राउंड क्या है। ग्लास में कुछ पानी है, ग्लास में पानी है, ग्लास क्या है यहाँ पर। वह ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या है। तो आज की क्लास में ना हम जो है जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, आज की क्लास में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करना चाहेंगे। इनको बात करने के लिए हमने आज सीखना क्या है, आज हमें 3 चीजों के बारे में नॉलेज रखनी है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ना वर्ब के बाद में आपको कुछ दिखाई देगा तो वो 3 चीजें दिखाई दे सकती हैं। एक दिखाई देगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक दिखाई देगा आपको वर्ब ऑब्जेक्ट और एक आपको दिखाई देगा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये वर्ब के बाद में आने वाली 3 चीजें होती हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि एक सेंटेंस में क्या होता है, शुरुआत सब्जेक्ट से हो जाती है, फिर एक वर्ब आता है और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। हमने एक ये बेसिक सा स्ट्रक्चर सीखा हुआ है और हम हर जगह पे यही स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं, जिस वजह से हम गड़बड़ी कर रहे हैं। यस, हम गड़बड़ी तो करते हैं। तो इसीलिए आज की क्लास में हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इसको प्रपोजिशनल फ्रेज भी हम कह सकते हैं। सबसे पहला मैं बात करूंगी कॉम्प्लीमेंट की। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब यहां देखो टेबल बनाओ, हेडिंग डालो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग को देखें तो कंप्लीट से डिनोट कर रही है। कंप्लीट करना मतलब किसी चीज को पूरा करना। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में क्या करता है, वो अपने सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करता है, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बट मैं एक चीज का ना हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज मैं एम्फसाइज करती हूँ कि आप किसी भी चीज को डेफिनेशन के थ्रू नहीं रट सकते या समझ सकते हैं। आपको बेटर अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एग्जांपल्स पे फोकस करिए। सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहला सेंटेंस ही लिखा है कि मैं एक टीचर हूँ। यहाँ पे इस सेंटेंस के अगर मैं बात करूं तो मैं एक टीचर हूँ, मैं जो आई है ये तो सब्जेक्ट है, आपको पता ही है। टीचर क्या है। अब एक बात बताओ, क्या मैं अपने बारे में बोलूं कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं यानी आई यानी सब्जेक्ट और जो टीचर शब्द है, क्या वो सब्जेक्ट के लिए ही यूज किए गए हैं, यानी सब्जेक्ट और जो टीचर हमने बोला है, क्या वो दोनों लोग एक ही हैं। अगर हाँ, तो यानी कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई जो है वही टीचर है। तो आपका आई ही अगर टीचर है तो जो टीचर शब्द हो गया ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, शी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे जो ये शी है, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो शब्द ब्यूटीफुल है, क्या ये दोनों एक ही इंसान के लिए यूज किए गए हैं। अगर आंसर हमारा हाँ आता है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये शब्द क्या हुआ, ये शब्द हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा यू आर माई बॉय, मैंने क्या बोला, यू आर माई बॉय, कि तुम मेरा बेटा हो, मेरा लड़का हो, तुम मेरे लड़का हो। ठीक है, यहाँ पे यू जो है ये इस बॉय, और ये जो यू और बॉय है वो दोनों एक ही इंसान के लिए यूज किया गया है। मैंने कहा ये गाड़ी महंगी है, हमने कहा दिस कार इज एक्सपेंसिव, ये कार जो है ये महंगी है।
तो क्या ये जो कार है और जो एक्सपेंसिव शब्द है दोनों एक ही चीज के लिए यूज किए गए हैं? यानी यही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये जो एक्सपेंसिव शब्द है ये इस कार को कंप्लीट कर रहा है। मैं अगर बोलूं दिस कार इज, तो समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने कहा ये कार महंगी है, महंगा जो है वो इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मैंने कहा तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम मेहनती हो, तुम प्यारे हो, तुम इंटेलिजेंट हो। आप और इंटेलिजेंट जो शब्द है वो दोनों एक ही लोगों के लिए आए हुए हैं, तो दैट इज योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एक बहुत सिंपल सी बात अगर हम अपने ब्रेन में रखें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है एक्चुअली में, जो आपका सब्जेक्ट है और जो आगे वाला शब्द है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। When subject and subject complement are the same person and that thing is called subject complement। बहुत सिंपल याद रखना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों ही एक ही चीज होते हैं, तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, शी और ब्यूटीफुल दोनों एक ही लोग हैं, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने बोला मान लो कुछ बोल देते हैं दिस इज माई मार्कर। मैंने बोला दिस इज माई मार्कर, जो दिस आया है और ये जो मार्कर है वो दोनों एक ही चीज है, तो ये जो मार्कर शब्द है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं आपको एक और बात बताऊं पहचानने के लिए, आप ये चीज ऑब्जर्व करिए, जब भी आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर या बी, जब ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करते हैं तो इनके बाद वाला जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही कहलाता है। आपकी होमवर्क है, आपका ये होमवर्क है कि आप मुझे 3-4 सेंटेंसेस बना के देंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, और ये मैंने ऑलरेडी आज की क्लास में ही पढ़ाया हुआ है कि इज एम आर को हम मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं, उस टेंस को क्या कहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सो इज एम आर, वॉज, वर, बी जब मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में आता है, उसके बाद आया हुआ जो शब्द है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है, इसीलिए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इनको हम बी की फॉर्म्स भी कहते हैं। ऐसे लिख लेते हैं कि जब भी बी की फॉर्म्स मेन वर्ब का काम करती हैं तो आगे वाला शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगर मैं एक आपसे बात पूछूं, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम इंग्लिश में कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकती हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम आपकी लैंग्वेज में 3 ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कर सकती हैं। एक है नाउन, जैसे कि टीचर। एक है प्रोनाउन, जहां पे नाउन आ रहा है वहां प्रोनाउन आ सकता है। और मैंने कहा यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब एडजेक्टिव, तो एक है आपका एडजेक्टिव। ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। इस पोर्शन को नोट डाउन करिए। बहुत बेसिक सी बात याद रखनी है, व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद वाला शब्द दोनों एक ही हो तो उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और पहचानने का और बहुत सिंपल है, जब भी बी की फॉर्म्स मतलब इज, एम और वॉज, वर, बी खुद मेन वर्ब का काम करते हैं तो उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन या फिर आपका एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर सकते हैं। एक पोर्शन आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। अब हम देखते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं इस सेंटेंस को यहाँ से हटा दे रही हूँ, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ये हमने पढ़ लिया। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ और भी बात करनी है ना। ठीक है, अगर मैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो बहुत एक सिंपल सी बात आप अपने ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको एक प्रपोजिशन दिखाई दे, जब भी आपको प्रपोजिशन दिखाई दे, प्रपोजिशन के बाद में जब भी आपको क्या दिखाई देगा, कोई नाउन या प्रोनाउन। प्रपोजिशन के बाद में हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है, और वो जो नाउन या प्रोनाउन है वो इस प्रपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वो इस प्रपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
जैसे यहाँ पे ही इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, इन क्या हुआ, ये हो गया प्रेपोजिशन, तो ये जो प्लेग्राउंड हो गया ये इस प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस प्लेग्राउंड को हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर इज वाटर इन द ग्लास, ये इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, तो ये ग्लास क्या हो गया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी कि बहुत सिंपल है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पहचानना। जब भी आपको सेंटेंस में प्रेपोजिशन दिखाई दे, उसके राइट हैंड साइड में, प्रेपोजिशन के राइट हैंड साइड में एक जो नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है, और आता भी सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन है, इसको ध्यान रखो। भी एक और बात बताने वाली हूँ, प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ गया। प्रपोजिशन के बाद में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक पॉइंट इसको हटा देते हैं, सेंटेंस लिखना है तो लिख लो, इनके बाद ये आया हुआ ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्लेग्राउंड सेम एज योर ग्लास। एक बात ना मैं और बता देती हूँ, ये थोड़ी सी मेरी एडवांस लर्नर के लिए रहेगी, जो थोड़ा सा पहले से जिनको थोड़ी सी जानकारी है उनके लिए भी ये बात है। अगर हम प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं तो अगर हम प्रपोजिशन के बाद में, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, अगर हमें प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब का वो फोर्थ फॉर्म आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद उनके ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन ही कर सकता है, कभी भी वर्ब तो आ नहीं सकता। लेकिन हमें प्रपोजिशन के बाद में वर्ब तो आ रहा है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फोर्थ फॉर्म, और ये फोर्थ फॉर्म वर्ब नहीं है, ये जैरेंड कहलाता है। जिनको जैरेंड के बारे में जानकारी नहीं है वो स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, जिनको जानकारी है वो थोड़ा यहाँ पे फोकस करो, नहीं है तब भी ध्यान से सुनो, क्योंकि जब आप एक बार कोई बात सुनते हो 100% समझ में नहीं आती है, बट उसका कुछ परसेंट समझ में आता है जो अगली बार आपको जरूर काम करेगा। ठीक है, तो प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया है तो वो हमेशा अपने जैरेंड फॉर्म में आएगा। जैसे कि खेलने के बाद हम क्या बोलेंगे, आफ्टर प्लेइंग, ना कि आफ्टर प्ले। ठीक है, खेलने के बाद वो वहां गया, खेलने के बाद ही वेंट देयर, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, प्लेइंग, क्योंकि आफ्टर जो है ये एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशंस के बाद में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अगर नहीं आया और वर्ब आ रहा है तो वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है, मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेहनत करने के बावजूद को हम बोल सकते हैं डिस्पाइट, या फिर इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, ये जो दोनों के दोनों शब्द हैं ये है प्रेपोजिशन। मेहनत करने के बावजूद, यानी अगर हम यहाँ पे वर्क नहीं लगा सकते तो क्या लगाएंगे, वर्किंग हार्ड। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये प्रपोजिशन है इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, वर्किंग लगाया। ये थोड़ी उन बच्चों को बात मेरी समझ में आ रही है जिनको ऑलरेडी थोड़ा ग्रामर की नॉलेज है, अगर नहीं भी है तो भी आप इस बात को सुनो थोड़ा ध्यान से, जब दोबारा मैं पढ़ाऊंगी तो समझ में और अच्छे से आएगा। मतलब 2 पॉइंट्स हमें प्रपोजिशन के याद रखने हैं, बहुत सिंपल है कि प्रपोजिशन के बाद में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, और दूसरी बात प्रपोजिशन के बाद में क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम कोई नाउन या प्रोनाउन ही कर सकता है, और अगर नाउन प्रोनाउन नहीं आके वहां पे वर्ब आया हुआ है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरेंड जो आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिए, इस चीज को थोड़ा अपने ऑब्जर्वेशन में लेके आइए। whenever you are reading newspaper or whatever you are reading, any article, whatever, wherever you are reading and whatever you are reading, just pay attention to that thing and then you will see कि yes ये तो preposition है, इसके बाद में मैम ने बताया था verb आएगा तो अपने ing फॉर्म में आएगा। एंड जब आप ऐसा सोचने लगेंगे ना तो आपका जो स्पीड है वो बहुत अच्छा आएगा। तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, प्रपोजिशन के बाद में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं और ऑब्जेक्ट बनने का काम कोई नाउन या प्रोनाउन कर सकता है, लेकिन अगर वर्ब आ भी रहा है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगा, अपने आईएनजी फॉर्म में आएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, तीसरा पॉइंट हमारा बचा हुआ है वर्ब ऑब्जेक्ट। इसको नोट डाउन करो, कर लिया, चलिए अब देखते हैं वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है।
देखो जिन सेंटेंसेस में ना वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस भी बनता है। देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देखो अगर हम जिसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं ना तो ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो वो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर आपको पता करना है, जैसे कि मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, दे आर कॉलिंग यू, he killed a snake, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, अब ये इंग्लिश क्या है, यू क्या है, स्नेक क्या है। पहली बात आप एक चीज बोलो, क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कैसे चेक करेंगे, क्या यहाँ पे आई और इंग्लिश दोनों एक ही लोग हैं, क्या मैं इंग्लिश हूं, नहीं मैं तो इंग्लिश नहीं हूं, तो अगर ये सब दोनों आपस में इक्वल नहीं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे आपने देखा कोई बीच में प्रपोजिशन दिखाई दे रहा है, नहीं, तो मतलब ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर हमें पता करना है तो हम वर्ब से ना दो सवाल पूछेंगे, और वो दो सवाल हमारे वर्ब से क्या रहने वाले हैं। एक अपना आप वर्ब से एक सवाल ये पूछिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक आप अपना वर्ब से सवाल पूछेंगे, इसमें हेडिंग डालिए हाउ टू आइडेंटिफाई ठीक है। आप क्या पूछेंगे, एक अपने वर्ब से सवाल पूछिए व्हाट यानी क्या, और दूसरा आपने आप उससे पूछिए हु या whom का आप सवाल पूछिए यानी किसको। जैसे कि आई एम टीचिंग व्हाट, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये व्हाट का आंसर अगर हमें आएगा तो इसका मतलब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी बनाया जा सकता है। मैंने कहा दे आर कॉलिंग यू, वे तुम्हें बुला रहे हैं, मतलब वे किसको बुला रहे हैं, whom किसको बुला रहे हैं, यू इस किसको का आंसर है, तो ये हो गया आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट, एंड इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड व्हाट, अ स्नेक, ठीक है। तो स्नेक हमारा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और आंसर दे रहा है व्हाट का। लेकिन अगर मैं बोलूं एक सेंटेंस, जरा मुझे पहचानना, दे वेंट टू दिल्ली, इसमें देखो पहली बात तो वैसे भी आसान है, दे सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू क्या है, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आया हुआ शब्द जो होता है वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते एब्सोल्युटली। और यहाँ से व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है, दे वेंट वेयर, वेयर का आंसर मिल रहा है जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब के ऑब्जेक्ट से आप दो सवाल पूछेंगे, व्हाट का या whom का, अगर ये दोनों आंसर्स आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइए वो आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो मैं अपनी पूरी क्लास को एक बार आपको समराइज कर देती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा। वर्ब के बाद में क्या क्या हमें दिख सकता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमें दिख सकता है, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे या तो खुद वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब के आगे वाला शब्द है अगर वो दोनों आपस में एक ही हैं तो इसका मतलब वो वर्ब का वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी बात, जब भी बी फॉर्म्स होती हैं यानी इज, एम, आर, वॉज, वर और बी खुद जब मेन वर्ब का काम करती हैं, मतलब सेंटेंस में वही अकेले हैं, तो उनके बाद वाला जो शब्द होता है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है मैक्सिमम टाइम। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की, प्रपोजिशन के बाद में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, ऑब्जेक्ट बनने का काम क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वो वर्ब सिर्फ और सिर्फ अपने आईएनजी फॉर्म में आएगा। फिर उसके बाद में कि अब हम लोग वर्ब के ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें,
ये दो चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली, फिर तो आपको वर्ब ऑब्जेक्ट आसानी से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको और थोड़ा अपने ऊपर में एक्सपेरिमेंट करना है, इन चीजों को सीखना है, तो आप एक सवाल पूछिए वॉट का या होम का। अगर आपको वर्ब से वॉट या होम का आंसर मिलता है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर वो हाउ, वेयर, व्हेन ऐसा आंसर देता है तो वो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ और है, जिसे हम बाकी अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इसके साथ में ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। देखिए इतना डिटेल में आपको मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से और सिस्टमेटिक मैनर में करनी चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस पढ़ा दिया तो कुछ भी पढ़ा दिया, अच्छे से बढ़िया से हमें वो काम करना है। जैसे मैंने कहा, हमेशा प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 100% प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका 80% रिजल्ट आएगा। प्रैक्टिस ही 80% की रहेगी तो रिजल्ट तो 50% का आएगा। ठीक है ना। सो आई होप कि आपको पसंद आया है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक चीज मतलब मिनिमम 5 सेंटेंस बनाओगे जिसमें से मुझे आप आइडेंटिफाई करोगे, यस मैम दिस इज माय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वर्ब ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बस इतना सा आपको काम करना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप मुझसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलो। थैंक यू सो मच।